नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशवाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ रहे होगे। बेटा, व्यक्ति हारता तब नहीं जब वो गिर जाता है, वो हारता तब है जब उठने से इनकार कर देता है। यानी कि जब आप कभी असफल हो जाओ तो अपने आप को ये नहीं मानना चाहिए कि मैं तो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकती, या आपको कोई और कह दे कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकती या तू कुछ नहीं कर सकता और आप हार मान जाओ और हताश हो जाओ। नहीं बेटा, वो तो सफलता पाने की आपकी सीढ़ी है और उससे असफलता से आप और अधिक ज़्यादा सीखोगे और अधिक ज़्यादा मेहनत कर कर जल्दी सफल होगे। तो आपको हार तो माननी ही नहीं है। आपने सुना है ना बेटा कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो कोई भी हालत हो, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी। चाहे आपको थोड़ा पढ़ना पड़े, लेकिन डेली पढ़ के सोया करो और रात को सोचा करो कि आज मैंने कितना और अधिक पढ़ा है। ठीक है बेटा, और आपको मेहनत करनी है और सिलेक्शन पाना है। हार तो माननी नहीं है, बस जिद है कि मुझे सिलेक्शन पाना है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, विशेषण। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये चैप्टर इतनी अच्छी तरह से कराऊँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें से गलत ना हो। और प्रत्येक परीक्षा में बेटा 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं और आज के बाद आप कोई भी विशेषण का जो है क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। मैं आज आपको इतनी अच्छी तरह से करवाऊँगी। बस आपको पूरा ध्यान जो है थोड़ी देर मेरे साथ लगाना होगा और फिर ये चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। इसमें आप कोई भी गलती नहीं कर पाओगे। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या है बेटा? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए उसे विकारी शब्द उन विकारी शब्दों को बेटा विशेषण कहते हैं। और विकारी शब्द होते क्या है बेटा? विकारी शब्द वो होते हैं शब्द का वह रूप जिसमें बेटा लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण विकार या परिवर्तन आए, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बेटा काला घोड़ा। ठीक है, तो ये घोड़े की विशेषता क्या है? कि वो काला है। नेक्स्ट है बेटा परविशेषण। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें परविशेषण कहते हैं। जैसे नेहा बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है? विशेषता है ना, उसकी विशेषण है, लेकिन हमने इसकी भी विशेषता देखी, क्या? बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या हुआ बेटा? इसमें प्रविशेषण हुआ। अब विशेषण एवं विशेष्य, यानी कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, इन चीज़ों का आपको समझना है। ठीक है, तो विशेषण होता है बेटा जैसे पहले ये देखो, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। और जो शब्द विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुनिधि बहुत ईमानदार है। ठीक है, जैसे सुनिधि बहुत ईमानदार है, यानी कि सुनिधि की क्या विशेषता है? कि वो ईमानदार है, लेकिन क्या है? वो बहुत ईमानदार है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बहुत क्या हुआ? इसमें परविशेषण। और ये क्या होगी? उसकी ईमानदार क्या होगी? विशेषता। अब विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है बेटा उद्देश्य। वाक्य में क्या है? 2 होते हैं ना, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, 2 होते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है और जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है, और उद्देश्य ही क्या होता है? विशेष्य होता है। जैसे लंबा लड़का जा रहा है, इस वाक्य में बेटा लड़का क्या है? उद्देश्य है, या इसको विशेष्य भी कहेंगे, और जा रहा क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है, जैसे लंबा क्या होगा? विशेषण है ना, लड़के की विशेषता बताई गई है। और मैंने क्या बताया आपको कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या होगा? विशेष्य। ध्यान से सुनो बेटा, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं।
जैसे लंबा लड़का जा रहा है, लंबा क्या होगा, इसमें विशेषण है, और लड़का क्या होगा बेटा, उद्देश्य है, और उद्देश्य ही विशेष्य होता है। ठीक है, तो विशेष्य क्या होगा, जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो अब ये आपको समझ आया होगा। जैसे बेटा विशेषण और विशेष्य देखो, जैसे विशेष्य क्या है, आदमी, आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण, कितने आदमी है, 4 आदमी है। फिर जैसे स्त्री है तो स्त्री की विशेषता बता रहा है ना, जैसे बुद्धिमान स्त्री है ना, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि वो बुद्धिमान स्त्री है, तो विशेष्य क्या हुई, स्त्री। जैसे चीनी यानी कि कुछ चीनी, लड़का यानी कि योग्य लड़का। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट है बेटा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेष स्थिति, दशा, दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, संवाद और बुराई। ठीक है, ये होती हैं गुणवाचक विशेषण। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे रूप रंग है, जैसे काली, पीली, सुंदर, सांवला, गुलाबी, मैला, चमकीला, गेहुआ आदि। ठीक है, इसमें ये नहीं है बेटा कि वो उसकी कोई सुंदर चीज़ ही होगी, वही उसकी विशेषता हुई, नहीं। जैसे कृष्ण भगवान है तो उनके वो बोलते हैं कि श्याम रंग है, रंग है उनका, काला रंग है, तो काला क्या हुआ, उसकी विशेषता है ये, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो काला तो अच्छा नहीं होता, नहीं, काला भी सुंदर, वो भी उसकी विशेषता है। ठीक है, तो जैसे मैला है, चमकीला है, गेहुआ है, सांवला है ना, तो ये सारी भी क्या है, विशेषताएं हैं, विशेषण हैं ये। तो नेक्स्ट है बेटा गुण दोष। अच्छा, बुरा, सरल। जैसे देखो बुरा है, कोई बुरा है तो ये भी उसकी विशेषताएं होगी ना कि वो बुरा है ना। तो अच्छा, बुरा, सरल, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, परिश्रमी, दयालु, कृपण। नेक्स्ट है बेटा आकार प्रकार। जैसे छोटा, मोटा, लंबा, चौड़ा, पतला, गोल, तिकोना, चौरस, वर्गाकार, है ना। जैसे वर्गाकार मकान है ना, चौरस कपड़ा, तिकोना घर, है ना, ऐसे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटा दशा। दशा यानी कि जैसे नया, पुराना, बीमार, स्वस्थ, रोगी, फटा हुआ आदि। नेक्स्ट है दिशा। दिशा यानी कि उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पश्चिमोत्तरी आदि। नेक्स्ट है बेटा काल। जैसे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उत्तराधुनिक, ताजा, बासी, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक आदि। नेक्स्ट है अवस्था। जैसे युवा, बूढ़ा, प्रौढ़, तरुण, किशोर। अब ये सभी आज आ जाएंगे इस तरह से गुणवाचक विशेषण में। अब अगर आपको ये लगे, कई बार पेपर में आता है कि इसमें से विशेषण शब्द को छांटिए, है ना, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप कभी भी विशेषण शब्दों को छांटने में गलती नहीं करोगे। तो बेटा कोई भी विशेषण शब्द की अगर आपको पहचान करनी है तो उस शब्द के आगे आप कोई भी संज्ञा शब्द लगाकर देख लो। ठीक है, कोई भी उस विशेषण के आगे आप संज्ञा शब्द लगाकर देख लो, अगर आपको वो सही जचता है तो वो क्या होगा, विशेषण होगा। और संज्ञा शब्द किसे कहते हैं बेटा, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। तो आप अगर ऐसे लगाकर देखोगे तो आप कभी भी जो है विशेषण शब्द छांटने में गलती नहीं करोगे। ठीक है, जैसे आपने देखा कि नया मकान, है ना, मकान क्या हुआ, संज्ञा हुई है ना, तो ये नया क्या हुआ, विशेषण हुआ। पुराना घर, है ना, आप कोई भी लगा सकते हो। बीमार आदमी, है ना, तो ये क्या विशेषण हुई ना। जैसे मीठा आम, है ना, मिठाई, मिठाई विशेषता नहीं होगी क्योंकि मिठाई आदमी ये जच ही नहीं रहा, है ना, मिठाई चीज़ ऐसी जच ही नहीं रहा। लेकिन मीठा आम, है ना, मीठा अमरूद, ऐसे ये बिल्कुल सही जच रहा है, तो मीठा क्या हुआ, विशेषण हुआ।
तो आगे से आपको अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि विशेषण शब्द छाटिए, तो विशेषण शब्द के आगे आप संज्ञा शब्द लगा कर देख लो। वो कोई स्थान भी हो सकता है, गुण भी हो, ठीक है, वो स्थान भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, कोई गुण भी, काम भी, भाव भी। ये सब अगर आप उनके आगे लगाओगे और आपको जचेगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या होगा, विशेषण शब्द होगा। इस तरह आप पेपर में विशेषण शब्दों को आसानी से पहचान सकते हो। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा, जैसे स्वाद। स्वाद में क्या है, खट्टा, मीठा, मधुर, है ना, कड़वा, नमकीन और तिक्त, कसैला आदि, ठीक है। और ये फिर है गंध। गंध जैसे सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, सौंधा, गंधहीन, खुशबूदार, बदबूदार आदि, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा स्थान या देश। ग्रामीण, शहरी, पर्वतीय, मैदानी, भारतीय, जापानी, चीनी, रूसी, विदेशी, स्वदेशी, बाहरी, भीतरी आदि। नेक्स्ट है बेटा स्पर्श। स्पर्श का क्या होगा, कोमल, कठोर, नरम, मुलायम, खुरदरा, स्निग्ध, मखमली, चिकना आदि। नेक्स्ट है बेटा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके कितने भेद है बेटा, इसके दो भेद हैं। एक है निश्चित परिणामवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक क्या होते हैं बेटा, जैसे बेटा संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण के बोधक शब्दों को क्या कहते हैं, हम निश्चित परिणामवाचक कहते हैं। जैसे 1 किलो, है ना, 5 किलो, 1 तोला सोना, 5 मीटर कपड़ा, 10 मीटर रस्सी, ये सब यानी कि इसमें निश्चितता है, यानी कि उसमें माप होना चाहिए, ठीक है ना, माप तोल होना चाहिए और उसमें निश्चितता होनी चाहिए कि आप निश्चित रूप से बता सको कि ये इतने किलो ही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट है बेटा अनिश्चित परिणामवाचक, यानी कि जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा का निश्चित बोध न हो, ठीक है, उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बेटा कुछ, थोड़ा, इतना, ज़्यादा, बहुत, कई, पचासों, तनिक, जरा सा, ढेर सारा, ठीक है। यानी जैसे ढेर सारा आटा, बहुत सारा शरबत, कई शेर घी, 50 टन लोहा, तनिक दूध, थोड़ी सब्जी। इसमें आप बता नहीं सकते ना, जरा सा मक्खन यानी कि कितना सा मक्खन। तो जिसमें आपको निश्चित रूप से माप तोल का पता न हो, वो होगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट है बेटा संख्यावाचक विशेषण। इसके भी दो भेद हैं। क्या है, संख्यावाचक विशेषण, इसके भी दो भेद हैं। और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। जैसे बेटा संख्यावाचक विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या के बोधक शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 10, दर्जन, पहला, दूसरा, ठीक है, ये इस तरह। अब इसके कितने भेद बताए, दो भेद। कौन से, एक है निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। पहले हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक। जैसे बेटा अंक बोधक है, ठीक है, जैसे पूर्ण है 1, 2, 3, 4। फिर है अपूर्ण, ये तो पूरे हैं ना, मतलब 1, 2, 3, 4। इसमें ये नहीं है कि आधा है, 3 पाव है या चौथाई है, ऐसा नहीं है। संख्याएं पूर्ण है, जिसमें संख्याएं पूर्ण होती हैं, ठीक है। एक होता है अपूर्ण भी, अंक बोधक भी होता है। जैसे पाव, आधा, 1.5, 1.25 किलो, ऐसे बोलते हैं ना हम कि 1.25 किलो दूध दे दो, है ना, पाव दूध दे दो, आधा किलो दूध दे दो, 1.5 किलो दे दो, ऐसे सामान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया, एक है पूर्ण अंक बोधक और एक है अपूर्ण अंक बोधक। पूर्ण अंक बोधक में आ जाएंगी पूरी पूरी संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। और अपूर्ण में आ जाएंगी जो संख्याएं अधूरी हैं, जैसे कम है, पूर्ण नहीं है, जैसे पाव, आधा, 1.5, 1.25।
नेक्स्ट है बेटा इसी का अंक बोधक में है क्रम बोधक, यानी कि जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा है आवर्ती बोधक, यानी कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, इक्यारा, दोहरा, तेरह। अगर ये आ जाए, आपको बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा जाए संख्यावाचक विशेषण में कि ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण। और अगर ऐसा आ जाए दुगुना, तिगुना, चौगुना, इक्यारा, दोहरा, तेरह, तो आवर्ती, एक आवर्ती चल रही है ना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, एक आवर्ती चल रही है, तो आवर्ती बोधक संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है समुदाय बोधक, जैसे दोनों, तीनों, समुदाय बन रहा है ना इनका, दो का पेयर बन रहा है, तीनों, तीन का बन रहा है, चारों, सभी, छः के छः, सब के सब, यानी कि ये क्या है, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है बेटा समुच्चय बोधक, जैसे दर्जन, युगम, जोड़ा, सैकड़ा, शतक, अर्धशतक, चालीसा, शतसई आदि। तो ये क्या हुए, समुच्चय बोधक संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है प्रत्येक बोधक, यानी कि प्रत्येक, हर एक, हर वर्ष, एक एक, चार चार, हर मास आदि, इस तरह से आ जाएगा। तो ये प्रत्येक बोधक जो है संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर नेक्स्ट है बेटा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का अनुमान मात्र प्रकट करने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बेटा इसमें क्या होता है, जैसे कुछ, कई, बहुत, थोड़े, काफ़ी, पचासों, हजारों, सैकड़ों, बीसों आदि, यानी कि निश्चित कोई संख्या नहीं है कि कितने हैं, है ना, अनुमान है। तो जहाँ पर भी अनुमान होगा वो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है बेटा संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संख्यावाचक है कि परिणामवाचक है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये लिखा है। तो इसमें देखो संख्यावाचक में वस्तु, व्यक्ति आदि की गणना होती है, जबकि परिमाण में माप तोल होता है। यानी कि जहाँ पर गणना हो, गिनती की जाए, वो तो संख्यावाचक, और जहाँ पर नाप तोल हो बेटा वो होगा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें पजल नहीं होना और ध्यान देना है। जैसे सार्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। सर्वनाम का जब विशेषण के रूप में जब प्रयोग होता है तो उसकी संज्ञा भी साथ होती है, जबकि मात्र सर्वनाम में संज्ञा नहीं होती। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद इस प्रकार है। यानी कि बेटा सार्वनामिक विशेषण क्या होता है इसमें सर्वनाम के बाद कोई भी संज्ञा शब्द होता है, और जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे आप एग्जाम्पल लो कि जैसे यह बैग मेरा है ना, यह बैग, बैग क्या हो गया, संज्ञा शब्द होगी ना, तो ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। और अगर हम इसको ऐसे कर दें कि यह मेरा बैग है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं है, आपको ये नहीं देखना कि यह है, तो इसके साथ यह के साथ यह क्या है, सर्वनाम है, तो इसके साथ तुरंत बाद कोई भी संज्ञा शब्द होना चाहिए, ठीक है। तो यह मेरा बैग है, ये क्या हुआ, यहाँ पर ये सिर्फ सर्वनाम है ना, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। जैसे वह सोफे तुम्हारे हैं, ठीक है बेटा, वह सोफे तुम्हारे हैं, तो ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि वह क्या है, सर्वनाम है, और उसके तुरंत बाद क्या आ गया, संज्ञा शब्द आ गया, सोफे, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे पलट दें कि वह तुम्हारे सोफे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, क्योंकि वह के बाद तुम्हारे आया है, सोफे नहीं है, कोई संज्ञा शब्द नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका ध्यान रखें। और इसके भेद इस प्रकार है, जैसे पुरुषवाचक जो है, तो इसमें क्या होगा, मेरा कमरा, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा घर,
और हमारा स्कूल। फिर है निश्चयवाचक, यह पुस्तक, इस मकान। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक, जैसे कोई आदमी, कुछ लोग। फिर है प्रश्नवाचक, कौन, पुरुष, किस वस्तु, किस लड़के। अब देखो इसके साथ आ गया ना ये, जैसे कोई आदमी है ना, तो कुछ लोग, तो इस तरह से संज्ञा शब्द जरूर आना चाहिए। फिर है संबंधवाचक, जो लड़का, उनकी घड़ी, कितने पेन। ठीक है बेटा, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है संकेतवाचक, उस लड़के को, वे पर्वत, उन पत्थरों को। ठीक है, जैसे उस लड़के को, वे पर्वत, उन पत्थरों को। तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ बेटा, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। फिर है सार्वनामिक विशेषण एवं सर्वनाम में अंतर। ठीक है, जैसे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर अकेले प्रयुक्त होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर अकेले प्रयुक्त होते हैं, वही तो सर्वनाम होते हैं ना, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को तो सर्वनाम कहते हैं। जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पूर्व प्रयुक्त होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम जिसमें कुछ का प्रयोग अनिश्चय या परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है, जैसे कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मकान। ये क्या होगा, अनिश्चित सर्वनाम विशेषण। ठीक है, कुछ का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण एवं अनिश्चित परिणामवाचक के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कुछ मीटर कपड़ा। अब इसमें बेटा कुछ मीटर कपड़ा और कुछ मकान, तो इसमें कुछ मीटर कपड़ा क्या हुआ, इसमें कुछ मीटर कपड़ा क्या होगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। और कुछ मकान क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण, है ना। तो कुछ का प्रयोग जो है इसके लिए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में भी हो सकता है और सार्वनामिक विशेषण में भी। वो आपको देखना है कि इसमें मापतोल है, अगर मापतोल है तो वो परिणामवाचक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में चला जाएगा, और अगर मापतोल की कुछ बात नहीं है जैसे कुछ मकान, तो वो सार्वनामिक विशेषण में चला जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ मीटर कपड़ा है तो ये क्या होगा, अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण, और अगर कुछ मकान है ऐसे तो ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान देना है। नेक्स्ट है विशेषण की 3 अवस्थाएं। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे बेटा विशेषण की तीन जो है तुलनात्मक स्थितियों में इसके 3 अर्थ प्रकट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य, विशिष्ट और उत्कृष्ट। अतः इन अर्थों के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था होती है बेटा, विशेषण का सामान्य रूप में प्रयोग होता है, जैसे गाय सफ़ेद होती है, कृष्ण सांवला है, जयचंद देशद्रोही है। इसमें यानी कि ना तो किसी से तुलना की हुई होती, ना कोई कम ना ज़्यादा, ना किसी से उपेक्षा ना तुलना, सीधी मूल बात है, सामान्य सी बात है कि गाय जो है सफ़ेद होती है, कृष्ण सांवला है, जयचंद जो है देशद्रोही है। इसमें सामान्य बातें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था यानी कि विशिष्ट, 2 व्यक्ति या वस्तुओं की तुलनात्मक स्थिति में इसमें 2 विशेष्य होते हैं। इसमें 2 विशेष्य होते हैं। इसमें जैसे से बढ़कर, से घटकर, से कम की अपेक्षा की तुलना की जाती है, इसमें इस तरह के शब्द आते हैं। से मुकाबला होता है, उसी किसी से तुलना की जाती है, किसी को कम बताया जाता है, किसी को अधिक बताया जाता है, किसी को विशिष्ट बताया जाता है। ये सब क्या होती हैं, उत्तरावस्था में आती हैं। नेक्स्ट है उत्तमावस्था, ये होती है उत्कृष्ट अवस्था। इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों के मध्य तुलना, से सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सबसे, सबसे अधिक, ये शब्द होते हैं।
इसमें जैसे जैसे रामलाल सबसे धनी है, मुझे सुनीता सर्वाधिक प्रिय है, इस तरह के शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, जो सबसे अधिक अधिकतम हो, बिल्कुल उत्कृष्टतम। ठीक है, वे शब्द सारे इसमें आएंगे। जैसे बेटा इनको आप ध्यान से देखो, ये जरूर आते हैं, जैसे अधिक, अधिकतर और अधिकतम होते हैं इसमें, है ना। अधिक को क्या बोलेंगे हम, अधिक को बोलेंगे हम सामान्य, और अधिकतर को बोलेंगे विशिष्ट, और अधिकतम को बोलेंगे उत्कृष्ट। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बोलेंगे। उत्कृष्ट, इसका क्या होगा, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। फिर उच्च का ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इसका जो है उत्तरावस्था या उत्तमावस्था, ये शब्द बताइए। ठीक है, तो जैसे अधिक का अधिकतर, अधिकतम, है ना। तो फिर उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। दीर्घ, दीर्घ का दीर्घतर, दीर्घतम। निकट का निकटतर, निकटतम। निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। न्यून का न्यूनतर, न्यूनतम। महत, महत का महत्तर, महत्तम। महान, महान का महत्तर, महत्तम। महान का क्या होगा बेटा, महत्तर, महत्तम। मधुर का मधुरतर, मधुरतम। और मृदु का मृदुतर, मृदुतम। इस तरह से ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आपने ध्यान देना है। और फिर क्या होगा, जैसे लघु, लघुतर, लघुतम। वृत्त, वृत्तर, वृत्तम। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम। समीप का समीपतर, समीपतम। और अच्छा का बेहतर, बेहतरीन। कम का कमतर, कमतरीन। बद का बदतर, बदतरीन। इन चीज़ों को ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका उत्तरावस्था लिखिए, उत्तमावस्था लिखिए। तो आपको अगर इन शब्दों को ही आप अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लोगे तो इन्हीं में से परीक्षा में आ जाएंगे। अब देखो, ये हमने कहीं पर लगाया तर, कहीं पर तरीन, है ना, कहीं पर तम। तो ये कैसे लगाए, इनको देखो। जैसे तर है, तम तत्सम शब्दों के साथ, और तर जो है तरीन या उर्दू शब्दों के साथ प्रयुक्त है। इसको ऐसे आप समझो कि ये कैसे है। अब देखो बेटा, अगर तर है ना, तर बेटा तत्सम शब्दों के साथ लगेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये तम में बदल जाएंगे। तत्सम शब्दों के साथ तम में बदल जाएंगे। और अगर तर को उर्दू के शब्दों के साथ लगाया तो ये तरीन में बदल जाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर कमतर है, कमतर, तर आ गया ना, तो ये कमतरीन, ये कम क्या है, उर्दू का शब्द है, तो इसके साथ हमने तर लगाया है यो, तो ये कमतरीन में बदल गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये उर्दू के शब्द हैं। और अगर इन्हीं को हमने इसी तर को हमने लघु के साथ लगाया, लघु क्या है, लघु क्या है बेटा, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको पता है कौन से होते हैं, ठीक है, जो संस्कृत के शब्द यूं के यूं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये लघु क्या है, लघु क्या है बेटा, तत्सम शब्द है। और इसके साथ हमने जब तर लगाया तो ये अधिक लघुत्तम में बदल गया, है ना। इसकी उत्कृष्टतम जो हुआ है ना, उत्कृष्ट जो इसका रूप हुआ, उसमें लघुत्तम में बदल गया। और ये बदतर है, ये उर्दू का शब्द है बद, तो इसके साथ हमने तर लगाया तो ये बदतरीन में बदल गया। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान से देखना है। अब विशेषणों की रचना कैसे होती है वो लिखे हैं। जैसे उपसर्गों से विशेषण की रचना होती है, जैसे नी प्लस रोग, निरोग। अब उपसर्गों से विशेषणों की रचना कैसे होती है, कैसे विशेषण बनते हैं उपसर्गों से, वो चीज़ देखो। जैसे नी प्लस डर है, निडर। निडर क्या हुआ, विशेषण है ना। जैसे निर प्लस भय, निर्भय। बे प्लस होश, बेहोश। दू प्लस जन, दुर्जन। फिर है प्रत्यय के विशेषण शब्दों की रचना। प्रत्यय से भी विशेषण शब्दों की रचना होती है, जैसे स प्लस बल, सबल। ला प्लस पता, लापता।
ला प्लस इलाज लाइलाज, दु प्लस बल दुर्बल। और उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों के योग से भी विशेषणों की रचना होती है। जैसे अप प्लस मान प्लस इत। मान क्या है? शब्द है जिसका कोई मीनिंग होता है, वही तो शब्द आता है ना इसमें। और अप क्या है? ये उपसर्ग है। और इत क्या है? प्रत्यय। यानी कि दोनों के मेल से भी विशेषण शब्दों का जो है विशेषण शब्द बनते हैं। तो अपमानित क्या होगा? विशेषण शब्द हो गया। अब देखो अपमानित विशेषण शब्द है कैसे? जैसे अपमानित व्यक्ति है ना, सही जचा ना, तो ये क्या होगा? विशेषण शब्द होगा। जैसे प्राग प्लस इतिहास प्लस इक, प्रागैतिहासिक। ये बेटा लिखने में भी बहुत आता है और ये उपसर्ग प्रत्यय में भी बहुत पूछा जाता है। तो प्रागैतिहासिक क्या हुआ? विशेषण शब्द हुआ। जैसे अन्न प्लस आत्मा प्लस इक, अनात्मिक। ए प्लस न्याय प्लस ई, अन्यायी। ए प्लस धर्म प्लस इक, अधार्मिक। न प्लस अस्तिक प्लस कै, नास्तिक। अन प्लस आचार प्लस ऐ, अनाचारी। सम प्लस न्यास प्लस ई, सन्यासी। ये सन्यासी बेटा शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है, तो इसको सन्यासी शब्द को ध्यान से देखो। ठीक है। नेक्स्ट है उपसर्ग से। अब अगर पूछा जाए कि विशेषण शब्दों का निर्माण किन से होता है, तो आप बता सकोगे कि उपसर्ग से, प्रत्यय से, उपसर्ग एवं प्रत्यय से, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने उपसर्ग से, प्रत्यय से और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से तो बता दिया। जैसे संज्ञा से, लखनऊ क्या स्थान का नाम है, तो इससे अगर विशेषण बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? लखनवी। और भारत से एक संज्ञा शब्द है, तो इससे हम विशेषण बनाएंगे तो भारतीय। जैसे चीन से चीनी, नमक से नमकीन, नगर से नागरिक और आदर से आदरणीय। बने नहीं ये विशेषण शब्द। अब मैंने बताया आपको कि सर्वनाम से भी विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे यह ऐसा, वह वैसा। ठीक है। जो जैसा, उस उससा, क्या कैसा, ये क्या होगा? सर्वनाम से बने। अब क्रिया से भी बताया मैंने कैसे। जैसे पठ से पठित, चलना से चालू, भागना से भगोड़ा, हंसना से हंसोड़, भूलना से भुलक्कड़, पीना से पियक्कड़। और अव्यय का आपको पता है। जैसे आगे से अगर विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? अगला, अगला व्यक्ति। आगे से क्या होगा? अगला, जैसे अगला व्यक्ति। पीछे से पिछला, पिछला व्यक्ति है ना। ऊपर से ऊपरी ना, ऊपरी मंजिल है ना। बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, तेजी से तेज। तो अब आप क्या समझे कि विशेषण शब्दों का जो है निर्माण किससे होता है? उपसर्ग से, प्रत्यय से, उपसर्ग एवं प्रत्यय से, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से और विशेषणों की रचना होती है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से हर एक चीज़ को लिखकर आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो इसी बात पर। ठीक है। अब महत्वपूर्ण विशेषण शब्द हैं, उनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, और उनको मुझे उम्मीद है कि वही परीक्षा में आपको ज़रूर जो है पूछे जाएंगे। जैसे बेटा तरंग से तरंगित, तरंग से क्या होगा? तरंगित। तरण से तृणित। ठीक है। और बेटा जैसे दान से दानी या दाता, दान से दानी या दाता। देह से देहिक, धर्म से धार्मिक या धर्मय, ध्वनि से ध्वनित। इनको आराम आराम से ध्यान से पढ़ना है। नाव से नाविक, निंदा से निंदक, नियंत्रण से नियंत्रित, नीति से नैतिक, पठन से पठित, परितोष से पारितोषिक, पाठ से पाठ्य, पुरा से पुरातन, पूजा से पूजनीय या पूज्य। ये पूजनीय और पूज्य भी जो है बहुत पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध में, तो ध्यान दे। पूजनीय और पूज्य। प्रभा से प्रभामय, प्रलय से प्रलयंकर, फैन से फैनिल, बेचना से बिकाऊ, बाजार से बाजारू।
ये बाजारू क्या है, विशेषण शब्द है। भुमुक्षा से भुमुक्षित, भय से भयभीत, भूख से भूखा, भीतर से भीतरी, भारत से भारतीय, मैंने अभी बताया था आपको। मध्य से मध्यस्थ, मर्म से मार्मिक, मानव से मानवीय, माया से मायावी, मूर्धा से मूर्धन्य, मृत्यु से मृतक या मृत्य, यज्ञ से याज्ञिक, रक्त से रक्तिम, राष्ट्र से राष्ट्रीय, रुचि से रुचिर, रोग से क्या विशेषण शब्द बनेगा, रोगी, रोज से रोजाना, लय से लीन, लिपि से लिपिबद्ध, लालिमा से लाली, वेश से वैश्य। इन विशेषण शब्दों को अगर आप 2-3 बार देख लोगे ना बेटा, इन्हीं में से आपके परीक्षा में आ जाएंगे। जैसे तर्क से तार्किक, तवरा से तवरित, दुख से दुखी, द्रव से द्रवित, धूम से धूमिल, नगर से नागरिक, नागपुर से नागपुरी, निमिनल से निमिलित, निसर्ग से नैसर्गिक, पंख से पंकिल, पत्थर से पथरीला, पल्लव से पल्लवित, पिशाच से पैशाचिक, पुरुष से पुरुषार्थ या पौरुषय, और पूर्व से पूर्वी, पेट से पेटू, प्रातःकाल से प्रातःकालीन, बंक से बंकिम, बाधा से बाधित, बुराई से बुरा, बाहर से बाहरी। आप मेरे साथ बोलो बेटा, तभी आपको ये ध्यान आएंगे। भागना से भगोड़ा, भूलना से भुलक्कड़, भूमि से भौम, भेद से भेदक, मद से मादक, मानस से मानसिक, मास से मासिक, मोह से मोहित, मिठास से मीठा, मिठास से मीठा। मिठास क्या है, एक शब्द है, और इससे अगर विशेषण बनाओगे तो मीठा। ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। आजकल जो है परीक्षाओं में इसी तरह से शब्द पूछे जाते हैं, और ये नहीं पूछा जाता कि ये कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो आप इनको पक्का ध्यान से या तो कॉपी पर नोट कर लो या इनको कई बार देख लो। जैसे मृदु से मृदुल, यूरोप से यूरोपीय, रसिम से रसमिल, रक्षा से रक्षक, रूप से रूपवान, रोमांच से रोमांचित, रघु से राघव, लाठी से लठैत, लेख से लिखित, लखनऊ से लखनवी, वर्ष से वार्षिक। नेक्स्ट है बेटा, तिरोधान से तिरोहित, दया से दयालु, देव से दैविक, धन का क्या होगा, धनी, धन्य, धनवान, धनिक, ध्यान से धैर्य, नमक से नमकीन, नास्तिक से नास्ति से नास्तिक, निमित्त से नैमित्तिक, नीचे से निचला, पक्ष से क्या होगा, पाक्षिक, परलोक से पारलौकिक, पानी से पानीय। ठीक है, पानी का क्या बनेगा विशेषण, पानीय, पुत्र से पुत्रवान, पुष्प से पुष्पित, प्यास से प्यासा, प्रमाण से प्रमाणिक, प्रमाणित, प्रांत से प्रांतीय, बल से बलवान, बली, बढ़ना से बड़ा, बुद्धि से बुद्धिमान, बनारस से बनारसी, बाहर से बाहरी, और बेटा भूत से भौतिक, भूगोल से भौगोलिक, मधु से मधुर, मन से मनस्वी, मर्यादा से मर्यादित, मुख से मुखर, मिठाई से मीठा, मूल से मौलिक, यदु से यादव, युग से युगीन, रस से रसिक, रसीला, रसमय, राजनीति से राजनैतिक, राजनीतिक, रेत से रेतीला, रंग से रंगीला, रंगीन, रूस से रूसी, लालच से लालची, लोक से लौकिक, वन से वन्य, और वह से वैसा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, वायु से क्या होगा, वायवी या वायव्य, विधि से वैद, विश्वास से विश्वासी, विश्वस्त, शाप से शापित, शब्द से शाब्दिक, शिव से शैव, श्रद्धा से श्रद्धालु, श्री से श्रीमान,
श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती क्या है? ये विशेषण शब्द है। संचय से संचित, संयम से संयमित। ये श्रीमती भी बेटा शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है, तो इसमें देखना श्रीमती में बड़ी की मात्रा आएगी। फिर संयम, संयमित, सप्ताह, साप्ताहिक, संविधान, संवैधानिक, ये भी साप्ताहिक, संवैधानिक, ये भी शुद्ध अशुद्ध में पूछे जाते हैं। संप्रदाय, सांप्रदायिक, सोना, सुनहरा, स्मृति, सम्राट, सम्राट, स्वर्ग, स्वर्गीय, स्पर्श, स्पर्श, स्तुति, स्तुत्य, साहस, साहसी, सौंदर्य, सुंदर, हृदय, हार्दिक, क्षय, क्षीण, त्रास, त्रास का विशेषण क्या बनेगा? त्रासदी या त्रास्त। नेक्स्ट है बेटा विकार से विकारी, विष से विषैला, विवाह से वैवाहिक। वैवाहिक क्या है? विशेषण शब्द है। शास्त्र से शास्त्रीय, सगुन से शकुनी, शकुन से शकुनी, शीत से शीतल, श्रम से श्रमिक, सत्व से सात्विक, संस्कृति से सांस्कृतिक, समाज से सामाजिक, सत्य से सत्यवान, समुदाय से सामुदायिक, सेवा से सेवक या सेव्य, सीमा से सीमित, स्त्री से स्त्रीण, स्वाद से स्वादिष्ट, स्थान से स्थानीय, समय से क्या बेटा बनेगा? सामयिक, सुंदरता से सुंदर, हिंसा से हिंस्र, हिम से हिमवान और क्षत्रिय से क्षात्र। तो ये थे विशेषण शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण शब्द। इनको तो आपको एक भी छोड़ना ही नहीं है। इनको आपको सबको जो है कॉपी पर नोट्स बनाने हैं या इनको आप बार बार ज़रूर देखना है। तो बेटा मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये चैप्टर तैयार किया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, फिर एक अच्छा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आऊँगी। और अगर आपको कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं वही टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये चैप्टर समझ आया कि नहीं, आपको मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना है। और आपको मुझे एक क्वेश्चन भी बताना है, जैसे पानी का विशेषण क्या होगा, ये इसमें मैंने आपको पढ़ाया है, आपको आंसर कमेंट में देना है। तो मैं ऑप्शन देती हूँ, पानी के विशेषण क्या होगा? पानीपत, चमक, पनीला या पानीय। और धन का बताना आपको, धनी, धन्य, धनिक या ये सभी। ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चनों के आंसर मुझे आपको कमेंट में बताने आपने। और बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, थैंक यू।